नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। दोस्तों इसमें बता दें कि आज के पहले वाले वीडियो में सब कुछ बेसिक चीज़ें बताया गया है। सेल कैसे बनता है, सेल का विभव कैसे निकाला जाता है, नर्स समीकरण क्या होता है, कितने टाइप्स के सेल होते हैं, ठीक है, सारा चीज़ डिस्कस है। लेकिन अब न्यूमेरिकल की बारी है। हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं, और वो भी कौन सा न्यूमेरिकल है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 3.4 का है। ठीक है दोस्तों, बता दें कि अगर क्वेश्चन 3.4 को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले सेल का, गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए और किसके किसके लिए निकालना है सेल विभव। तो वो समीकरण नंबर 1 हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। और ये कौन सी समीकरण है? ये समीकरण नहीं है, ये अभिक्रियाएं हैं जो किसी सेल में हो रही हैं। ठीक है, अब इनके लिए निकालना है। फिर क्या करना है, उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर जी नॉट, मतलब कि गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं इसको। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे अगर बहुत कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में, तब ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर आपको मिल गया तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें पहले से आनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले सेल का विभव या सेल का मानक सेल विभव कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, ये आपको निकालने आना चाहिए। ये 2 तरीके से निकलता है। एक निकलता है नर्स समीकरण की सहायता से। कब नर्स समीकरण कब लगाएंगे? जब इनके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे जो एक्वस लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ मोलर में सांद्रता दे दी, यहाँ पर एक्वस लिखा हुआ, अगर यहाँ मोलर में सांद्रता दे दी, जैसे 0.1 मोलर 0.002 हो जाए या 0.012 हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ पे सांद्रता दी रहती है ना मोलर में, तब उसका हम लोग सेल विभव किससे निकालेंगे? नर्स समीकरण की सहायता से। अगर यहाँ पे केवल इसी तरह से लिख दिया है, तब हम एक सिंपल फार्मूला होता है हमारे पास सेल विभव निकालने का, ई ऑफ सेल इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये क्या है? कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव माइनस एनोड पर उत्पन्न ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, ये जब दोनों दिया होता है, अपचयन विभव और ऑक्सीकरण विभव, तो हम ये फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं पूरे सेल का सेल विभव। या इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ई नॉट ऑफ सेल, मतलब सेल का मानक विभव बराबर कैथोड पर उत्पन्न मानक अपचयन विभव। ठीक है, कैथोड पर उत्पन्न मानक अपचयन विभव, कैथोड पर उत्पन्न मानक अपचयन विभव माइनस एनोड पर उत्पन्न मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 2 फार्मूले। ये दोनों फार्मूले कब लगेंगे आपको बता दिया मैंने कि इस तरह की अभिक्रियाएं जब दी रहती हैं, तब उनका सेल विभव आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन इसको लगाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि कहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन जानने के लिए इसको निकालना पड़ेगा आपको। जैसे देखिए, ये है 2Cr। ठीक है, पहले ये जो रिएक्शन दी हुई है ना, इसको 2 अर्ध अभिक्रियाओं में बांटेंगे। एक पर ऑक्सीकरण हो जाएगा, एक पर अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर ऑक्सीकरण हो जाएगा वो ऑक्सीकरण विभव उसका रखना पड़ेगा, जहाँ पर अपचयन होगा उसका अपचयन विभव आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी निकालना पड़ता है, कभी कभी देखिए दिया रहता है। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? यहाँ पर देखिए दिया है, जब ये क्रोमियम 3+ से क्रोमियम में बदलेगा, तब इसका क्या हो रहा है? 3+ से अगर ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है? अपचयन होता है। तो ये उसका अपचयन विभव दिया है। यहाँ पर अगर 2+ से ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे भी अपचयन हो रहा है। तो जब अपचयन हो रहा है तो उसका विभव कितना आ रहा है? -0.40 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर दोनों ही क्या दिया है? अपचयन विभव दिया है। लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पर अपचयन विभव रखना है, यहाँ पर ऑक्सीकरण विभव रखना है। तो ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? अभी आगे देखते हैं हम लोग। ऑक्सीकरण अपचयन समझने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इस रिएक्शन को 2 आधे रिएक्शन में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसको देख रहे हैं तो 2Cr, ये किस में बदल रहा है भाई? 2Cr, इधर 2Cr है और ये बदल रहा है इधर 2Cr 3+ में। यानी कि यही जो 2Cr है, ये 2Cr 3+ में बदल रहा है। और ये कब हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 Cr है अगर यहाँ पे, वैसे तो 2 है, अगर 1 Cr है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल कर एक बार Cr 3+ बदलेगा। यानी कि 2 Cr अगर 3+ है तो यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान समझने की कोशिश करिए। ये 2 Cr है, दोनों Cr पर 3+ आ रहा है, यानी कि 2 3 6+ आ रहा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया होगा। ये क्या हो गया? क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण संख्या 0 थी, 0 से 3+ हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यानी कि यहाँ पर जो बनेगा उसका हमको क्या रखना है? ऑक्सीकरण विभव रखना है। और ये किस पर होता है? एनोड पर होता है। और एनोड किस इलेक्ट्रोड का काम करता है? तो माइनस। सारी चीजें सीखिए, जो पूछा जाए वो बताइए। अब देखिए, ये 3CD डबल प्लस, यानी कि 3 दूना के 6+।
और ये जो 6 प्लस है ये 6 इलेक्ट्रॉनों को लेता होगा, तब इसका ये प्लस माइनस गायब हो जाता होगा, यानी कि ये 3 CD में बदल जाता होगा। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन हो गई। और यहाँ पर देखिए 3 CD डबल प्लस 6 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के 3 CD हो गया। 2 प्लस यानी कि 6 प्लस या 2 प्लस ऑक्सीकरण संख्या है यहाँ पे 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी विभव बनेगा वो क्या होगा, जाएगा, क्या कहलाएगा, अपचयन विभव। और ये किसका काम करेगी, कैथोड का। और कैथोड पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। ठीक है, याद रखिएगा किसी भी गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल में जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है वो ऋणावेशित होता है। ठीक है, ये एनोड ऋणावेशित होगा। ठीक है, और एनोड का काम कौन करेगा, तो Cr। किस सेल में, इस सेल में। आपसे ये चीजें कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। ठीक है, अच्छे से समझिए। अब आप देखिए यहाँ पे अगर दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे कट गया ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये आ जाएगा 2Cr प्लस 3 CD डबल प्लस और फिर एरो, ये वाला एरो, ये हो जाएगा 2Cr 3 प्लस प्लस 3 CD। यही आपकी रिएक्शन है जो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे पता चला कि ये Cr 3 प्लस में बदल रहा है, वो किसका काम कर रहा है, एनोड का काम कर रहा है। तो एनोड को यहाँ रखना है। ठीक है, और ये जो CD डबल प्लस है ये बदल रहा है 3 CD में, ये अपचयन विभव दे रहा है, यानी कि कैथोड का काम करेगा। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। तो ये कैथोड यानी कि ये कैथोड आपको यहाँ रखना है, ये वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या रख देंगे, ये कैथोड की वैल्यू क्या रखेंगे, CD डबल प्लस बदला है CD में। और जब ये इस तरह बदल रहा है तो इसका विभव कितना बन रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये CD डबल प्लस से जब CD में बदलेगा तो इसका विभव रखना है आपको -0.40। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही वैल्यू लिखना पड़ेगा, ई नॉट ऑफ CD डबल प्लस इन कन्वर्टेड इन CD माइनस, ये हो गया। यहाँ पर आप ये रख दिए। चलिए इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए माइनस के बाद किसका रखना है, ई ऑफ एनोड या ई नॉट ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव यहाँ दिया हुआ है, लेकिन देखिए ये ऑक्सीकरण विभव नहीं है। आपको यहाँ पे रखना क्या है, ऑक्सीकरण विभव, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, ऑक्सीकरण विभव नहीं है, ये अपचयन विभव है। ये कैसे जानेंगे आप, इसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। 3 प्लस बदल रहा है 0 में, Cr की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पर कितने हो गए, 0। तो जब 3 प्लस से 0 आ गया ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका मतलब ये घट गया ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या जब घटती तो वहाँ अपचयन होता है, तो ये अपचयन विभव दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपचयन विभव दिया है और यहाँ रखना क्या है, ऑक्सीकरण विभव। तो यहाँ पर जब उसको लेके आएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। यानी कि अगर इसको हम लोगों को इस तरह लिखना पड़े, ई नॉट ऑफ Cr इज कन्वर्टेड इनटू 3 प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -0.74 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू आपको माइनस के साथ यहाँ रखना है। तो ये वाला माइनस पहले से है और इनकी जो वैल्यू है वो माइनस के साथ है। कितना माइनस है, -0.74 वोल्ट, और ये भी वोल्ट में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट हम लोग रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या रखना चाहिए, ई ऑफ एनोड। एनोड मतलब देखिए ई ऑफ एनोड, एनोड कौन है, Cr इज कन्वर्टेड इनटू Cr 3 प्लस। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है आगे, -0.40 वोल्ट माइनस ये इसकी वैल्यू हो गई, ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब इनकी वैल्यू कैसे रखेंगे, वो वाला -0.74 वोल्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, 0.40 माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.74। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इधर जोड़ लीजिए, आराम से जोड़िए। 0.40 तो कितना आ जाएगा, ये जोड़ना नहीं है, घटाना है, यहाँ पे घटाना है। तो ये 4 में से 0 गया तो 4, और ये 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये 0.34 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सेल, सेल का मानक सेल विभव आ गया, या इसी को सेल का वैद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब हमको क्या मिल गया है, ये तो आपका रफ आइडिया हो गया। और यहाँ पे आपको सेल विभव मिल गया, कितना मिल गया, मानक सेल विभव कितना मिल गया, 0.34 वोल्ट। ठीक है, देखिए जब भी आपसे मानक सेल विभव पूछा जाएगा ना तो ऐसे ही आप निकालेंगे, कब, जब यहाँ पे सांद्रता न दी हो तो। ठीक है, और जब यहाँ पे सांद्रता दे दे मोलर में, जैसे 0.001 मोलर, यहाँ पर भी कुछ दे दे 0.50 मोलर। ठीक है, तब जब सांद्रता दे देता है ना, तब आप इसका सेल विभव इस तरह नहीं निकालेंगे, तब नर्स समीकरण की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब देखिए ये मानक सेल विभव निकल गया। ठीक, अब ये निकालना है
उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर जी नॉट निकालना है, ठीक है। तो आर जी नॉट के लिए देखिए यहाँ पर ये चीज़ होता है, मतलब डेल्टा आर जी नॉट कैसे निकलेगा, जब आप एन की वैल्यू, एफ की वैल्यू, ई की वैल्यू रखेंगे तब। ये क्या है, ये सेल विभव है, इसको मानक सेल विभव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका मानक सेल विभव आ गया है, ठीक है। एन क्या है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो सेल बना है, जो सेल बना है और जिस सेल में ये अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण उसमें विभव तैयार होगा। तो उस विभव को तैयार करने में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान है, उनका नंबर लिखना है। यानी कि n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उस सेल में विभव तैयार करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये n क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो चलिए डेल्टा आर जी नॉट निकाल लेते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा, ठीक है। गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, यानी कि सेल का विभव। देखिए ये क्या है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, एफ क्या है, फैराडे नियतांक है, ई नॉट ऑफ सेल क्या है, सेल का विभव है। फैराडे नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 96,500 लिया जाता है, 96,500 लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू लिखी हुई है 96,487 कूलाम मोल पर, मतलब कि मोल, अरे पर मोल, ठीक है, कूलाम पर मोल, ठीक है, ये हो गया। और ई ऑफ सेल कौन सी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। देखिए एन की वैल्यू कितनी हो गई, ये माइनस माइनस रहेगा अपने से, ठीक है। ये एन की वैल्यू है, 6 इलेक्ट्रॉन जो कटे हैं ना, वही एन की वैल्यू है, ठीक है। इसी 6 को पता करने के लिए आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ता है और ऑक्सीकरण अक्षन जानने के लिए भी लिखना पड़ता है। तो ये -6 हो गया, माइनस पहले से था, एन की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96,487, और फिर क्या हो जाएगा गुणे ई ऑफ सेल कितना आया 0.34 वोल्ट, ठीक है। और ये किस में रहेगा, कूलाम पर मोल में। यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा आपको यहाँ पर -19,683.4848। देखिए यहाँ पे कूलाम पर मोल था और ये था वोल्ट, तो कूलाम वोल्ट मोल पर मोल, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं इतने की जगह पर आर करके क्या लिख देंगे, जूल पर मोल, ठीक है, लिख सकते हैं, यूनिट है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे, मान लीजिए डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू इतनी आ गई, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये भी निकल गया आपका, गिब्स मुक्त ऊर्जा की भी वैल्यू आ गई। अब जब ये वैल्यू आ गई तो अब आपको क्या करना है, साम्य स्थिरांक निकालना है, साम्य स्थिरांक की गणना करना है। तो साम्य स्थिरांक हमारा क्या होता है, के होता है। आप 11 में पढ़े होंगे, साम्यावस्था जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको के मिला होगा, जिसमें उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या संबंध होता है के में, साम्य स्थिरांक में और गिब्स मुक्त ऊर्जा में। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा जब आपको मिल गई, तब आप गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर NRT माइनस के साथ log k, यही क्या है, साम्यावस्था नियतांक है या साम्यावस्था स्थिरांक है या साम्य स्थिरांक है। तो ये आपका रिलेशन होता है, आपको यहाँ पे लिखना चाहिए डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस NRT log k, ठीक है। ये आपका समीकरण होता है या फार्मूला होता है जो आपको पहले से मालूम होना चाहिए। ये क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्य स्थिरांक में संबंध है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालना आपको, तो यहाँ से log के हम लोग इधर ले लेते हैं। तो log के बराबर इनको और इनको पक्षांतर कर देंगे, log के की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट अपान माइनस NRT। देखिए अब आप सबकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा आर जी की वैल्यू कितना रखेंगे, इतना, ठीक है। माइनस एन मतलब वही 6 इलेक्ट्रॉन, 6 रखेंगे केवल। आर का मतलब देखिए यहाँ पे कितना रख देंगे जी 8.314, ठीक है। अब देखिए टी की वैल्यू कितना रखेंगे, 298। क्यों रखेंगे, क्योंकि 298 कैसे आता है, देखिए 298 केल्विन कब आता है, जब 25 डिग्री मानक ताप में, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक ताप में 273 केल्विन जोड़ देते हैं तब, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना रखा जाएगा 298। तो आपको अगर हम वैल्यू रख दें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए -19,683
6.48 अपान यहाँ पे माइनस कर देंगे 6 गुणे आर की वैल्यू 8.314 इंटू 298, तो ये माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ये देखिए log k की वैल्यू मिलेगी आपको 34.496, ठीक है। अब आपको निकालना है k की वैल्यू, ये log k की वैल्यू आई है 34.96। अब देखिए log k बराबर 34.496। अब यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो k बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 34.496, ठीक है। और जब एंटी लॉग इतने की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कुल मिला के 3.14 इंटू 10⁻34, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और यही समिश्रांक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब दोस्तों बात ये है, देखिए अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है log k बराबर 34.496, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो ये log इधर जाएगा, जब log इधर जाएगा तो 1/log हो जाएगा, यानी कि एंटी लॉग हो जाएगा इतने का, ठीक है। और आपको देखिए ये एंटी लॉग जितने का भी आता है ना, वो न्यूमेरिकल में आज जब आपको बोर्ड पेपर में एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसी में आपको साइड में ब्रैकेट में करके दे दिया जाएगा कि एंटी लॉग इतने की वैल्यू बराबर इतना, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू आपको आ रही है ना, एंटी लॉग इतना जो आ रहा है ना, वो पेपर वाले को पहले से पता रहेगा, वो आपको साइड में दे देगा। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके एनसीईआरटी किताब में नहीं दी हैं, लेकिन ये चीज़ आपको पेपर में देगा साइड में, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू किसी को उतना याद नहीं रहती है, तो फिर भी आपको ये पेपर में देगा, ठीक है। वैसे भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, पूरे किताब में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सब मैं करवाऊँगा, और आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन है Fe2 प्लस एक्वस मीडियम में है प्लस Ag प्लस ये भी एक्वस मीडियम में है, और ये दोनों कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस एक्वस मीडियम में, और Ag यानी कि इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये है। अब देखिए इस अभिक्रिया या इस सेल के लिए हमको कितनी चीज़ें निकालना है। सबसे पहले सेल का मानक सेल विभव निकालना है, कौन से सेल का, इस सेल का। और उसके बाद उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा Rg0 यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम्यस्थिरांक की भी गणना हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए या सेल विभव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मानक सेल विभव निकालिए, तो मानक सेल विभव के लिए आपको, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो मानक सेल विभव निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मिलता है। वो फार्मूला कौन सा है, देखिए ये है सेल का मानक सेल विभव बराबर कैथोड का मानक सेल विभव, कैथोड का मानक अपचयन विभव कह सकते हैं, और एनोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ये यानी कि कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव को घटा देते हैं, तब आपको सेल विभव मिल जाता है। और दोस्तों जब ये सेल विभव मिलेगा तो डेल्टा Rg0 भी निकल जाएगा और साम्यस्थिरांक K या Kc भी निकल जाएगा। तो देखिए अब इसके लिए सबसे पहले आपको कैथोड जानना है, एनोड जानना है। कैथोड और एनोड कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आपको यह समीकरण लिखना होगा। देखिए ये फुल समीकरण है, ये फुल समीकरण है, क्या है, Fe2 प्लस और प्लस Ag, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये बता रहा है कि सिल्वर का जली विलयन है जिसमें सिल्वर रॉड को, सिल्वर इलेक्ट्रोड को डुबाया गया है। ये बता रहा है कि ये Fe का जली विलयन है जिसमें Fe इलेक्ट्रोड को डुबाया गया है, ठीक है। तो Fe2 प्लस प्लस Ag प्लस ये बदल रहा है Fe3 प्लस और Ag इलेक्ट्रोड में बदल रहा है, ठीक है। ये आपकी दी गई रिएक्शन है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। और इसको अगर आधी आधी अभिक्रियाओं में लिखेंगे तब आपको क्या पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीकरण किस पर हो रहा है। जिस पर ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होता है, और जिस पर अपचयन होगा उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, आपको मालूम होगा। ये देखिए Fe2 प्लस से बदल रहा है Fe3 प्लस में, तो ये कब बदल रहा होगा, Fe2 प्लस कब बदल रहा होगा, Fe3 प्लस में, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा होगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 2 प्लस है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या 3 प्लस है, यानी कि 2 से 3 हो गई, तो बढ़ गई तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण अगर मिल गया तो एनोड होगा, एनोड अगर है तो ये किसका काम करेगा, एनोड का। मतलब इस पर जो विभव बनेगा, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, और जब एनोड पर होगा तो एनोड का विभव कितना आ रहा है,
मतलब एनोड का अपचयन विभव कितना होता है, Fe2+ से जब ये Fe3+ में बदलेगा तो जो आएगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जब ये Fe3+ से 2+ में बदलेगा तब इसका जो यहाँ पर क्या है, अपचयन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण आप देख रहे हैं और यहाँ पर आपको अपचयन की वैल्यू दी हुई है, मतलब कि जब Fe3+ Fe2+ में बदलेगा तब इसका अपचयन विभव कितना होगा, 0.77 वोल्ट। ठीक है, अगर किसी सेल में अगर ये अपचयन विभव बन रहा है Fe इलेक्ट्रोड पे, तब वहाँ पे कितना विभव तैयार होगा, मानक अपचयन विभव 0.77 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या, अपचयन विभव। ठीक है, और ये कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया। ठीक है, और ये किस पर होगी, एनोड पर होगी। ठीक है, अगर कहा जाए कि इस सेल में ऋण इलेक्ट्रोड का काम कौन करेगा, तो हमेशा जो एनोड वाला होता है ना गैल्वेनिक सेल में, वही ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है। तो इस सेल में Fe- इलेक्ट्रोड या ऋण इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना है। अब देखिए Fe3+ में बदल गया, Fe2+ Fe3+ में बदल गया। अब कौन बदलेगा, Ag+ Ag में बदल रहा है। तो Ag+ वही एक इलेक्ट्रॉन को ले करके, यह Ag+ एक इलेक्ट्रॉन को ले करके ये बदल जाएगा किसमें, Ag में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या +1 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है तो वहाँ पे अपचयन होता है। अपचयन होगा तो आप लिख सकते हैं अपचयन। ठीक है, और ये हमेशा किस पर होता है, कैथोड पर होता है। और कैथोड वाले छड़ पे कौन सा आवेश आता है, धन आवेश कि ऋण आवेश। तो याद रखिए हमेशा गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर धन आवेश होता है, और यही Ag इस सेल में धन आवेशित इलेक्ट्रोड का काम करेगी। और यहाँ पर जो विभव बनेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए प्लस से 0 में मतलब कि अपचयन हो रहा है, तो यहाँ पर जो विभव बनेगा उसे कहेंगे अपचयन विभव। और जब ये अपचयन कहीं भी किसी सेल में होगा तब उस पर अपचयन विभव कितना बनेगा दोस्तों, 0.80 वोल्ट। अब यहाँ पे आपको देखिए जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा, आ गया Fe2+ प्लस Ag+, यानी इधर का जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसी तरह ये एरो लगा देंगे और इधर का भी जोड़ लेंगे, Fe3+ प्लस Ag। इसको हम लोग कहते हैं सेल समीकरण। क्या कहेंगे दोस्तों, सेल समीकरण। ठीक है, ये किस लिए लिखे हैं, ये कैथोड एनोड पहचानने के लिए और कैथोड एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैथोड इसमें कौन है, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे। कैथोड कौन है, ये है, मतलब Ag+ Ag में बदल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे E0 ऑफ Ag+ बदल रहा है Ag में, ये कैथोड की जगह पे हो गया। माइनस एनोड कौन है, ये है एनोड। देखिए Fe2+ 3+ में बदल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है, तो इस वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। मतलब E0 ऑफ Fe3+ इज कन्वर्टेड इनटू Fe++। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये कैथोड पर उत्पन्न अपचयन विभव, और ये क्या है, एनोड पर उत्पन्न अपचयन विभव। तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस इसकी वैल्यू नीचे रख देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पर 0.80 वोल्ट। ठीक है, 0.80 वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये वाला माइनस आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, उधर देखेंगे तो 0.77 वोल्ट है, 0.77 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 0.03 वोल्ट। क्या है ये क्या आया है, E0 ऑफ सेल, यानी कि सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया, सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या निकालना है, ये मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव आ गया। ठीक है, सेल का। अब चाहिए अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा Rg0 एवं साम स्थिरांक। तो सबसे पहले डेल्टा Rg0 निकालते हैं। अब आप देखे होंगे कि डेल्टा Rg0 यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है। तो देखिए ये आपको पहले से मालूम होगा, NF E0 ऑफ सेल, यानी कि किसी भी सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव और गिब्स मुक्त ऊर्जा में ये संबंध होता है, ये आपको पहले से मालूम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा Rg0 एवं सेल विभव में संबंध, तो ये संबंध होता है। ठीक है, क्यों ये संबंध हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमको गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना है, गिब्स मुक्त ऊर्जा निकालना है। ठीक है, लिख लेंगे सूत्र से, ये किसका सूत्र है, गिब्स मुक्त ऊर्जा के सूत्र से, इतना आ गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आर जी नॉट निकालेंगे बराबर माइनस यन। यन क्या है, यन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए पड़ी थी। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ा है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आ रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन। तो वो यन की वैल्यू वही एक हो गई, ये माइनस पहले से रख देंगे, माइनस यन की वैल्यू एक रखेंगे गुड़े यफ। यफ क्या है, फैराडे नियतांक होता है। फैराडे नियतांक की वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। ये होती है 96,487 कैलोरी पर मोल, सॉरी कुलाम पर मोल, 96,487 कुलाम पर मोल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जनरली लोग लिख देते हैं 96,500। अब आपकी यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी ना वो आपका लगभग में आता है, क्योंकि ये वैल्यू जब लगभग वाली रखेंगे 96,500 वाली, तो पूरी यूनिट की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू जो आएगी वो आपको किस में मिलेगी, लगभग में। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट भी रख सकते हैं, 96,500 रखेंगे तब भी चलेगा। तो हम रखते हैं 96,487, और फिर उसके बाद एफ की वैल्यू ये हो गई। अब ई सेल का कौन सा मान रखेंगे, ये वाला मान रखेंगे, मतलब कि 0.03 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये अब जब सॉल्व करेंगे इतना तो आपको मिल जाएगा डेल्टा आर जी नॉट बराबर, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगी दोस्तों, -2894.6161। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं कुलाम वोल्ट पर मोल। ठीक है, या इसको आप जूल पर मोल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आर जी नॉट की वैल्यू। ठीक है, और जब आर जी नॉट की वैल्यू आपको मिल गई, अब आपको किसका निकालना है, साम स्थिरांक की भी गणना करना है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना पूरा। अब देखिए इधर देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं ना, इधर देख लेते हैं इसी जगह में। मतलब अब हमको क्या चाहिए, आर जी नॉट हमारा आ गया, तो अब साम स्थिरांक चाहिए। तो आप जानते हैं कि आर जी नॉट मतलब कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और साम स्थिरांक में क्या संबंध होता है। तो वो वाला सूत्र आपको फिर से यहाँ पर याद रहेगा तो आप लिख लेंगे सूत्र, डेल्टा आर जी नॉट यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा बराबर होता है एन आर टी माइनस में लॉग बेस 10 के। ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ये पहले से रिलेशन होता है, मैं आपको सिद्ध करवा चुका हूँ ये रिलेशन, यानी कि बता चुका हूँ और आपको मालूम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन के। ठीक है, के क्या है, साम स्थिरांक है, अगर वहाँ पे के सी भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और साम स्थिरांक बराबर आप जानते हैं उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे उत्पाद पूछा जाए तो कौन है उत्पाद, तो देखिए ये है उत्पाद आपका और ये है अभिकारक। ठीक है, यह इसमें बदला तो ये उत्पाद हो गया, और ये इसमें बदला तो ये अभिकारक हो गया। ठीक है, तो उत्पादों की सांद्रता, ये उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब देखिए ये डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू आएगी कब, जब आप नहीं, आपको साम्य स्थिरांक की वैल्यू निकालना है यानी कि के का। तो सबसे पहले आप लॉग के को साइड करिए, लॉग के को साइड करेंगे तो ये आपका इधर आ जाएगा, जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा आर जी नॉट बटे माइनस एन आर टी। ठीक है, अब देखिए सबकी वैल्यू रखेंगे, डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये वैल्यू है। ठीक है, -2894.61 अपान ये माइनस पहले से लगा देंगे, यन की वैल्यू वही है, एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वही यन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गुड़े आर की वैल्यू आपको मालूम है 8.314। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू आपको लिखा होगा। ठीक है, जूल कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, जूल प्रति कैलोरी प्रति मोल। ठीक है, चलिए वो वैल्यू होगी, आप थोड़ा सा एग्जैक्ट देख लीजिएगा। अब देखिए ये टी मतलब होता है टेम्परेचर, मतलब परम ताप, परम ताप मतलब मानक ताप दाब। जब आप यहाँ पे मानक सेल विभव की बात करते हैं, मानक सेल विभव यानी कि ई नॉट जब होता है तो उसको कहते हैं मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव। और जब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात होती है तो वहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाता है, और टेम्परेचर को चूंकि केल्विन में व्यक्त किया जाता है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ देते हैं तो आ जाता है आपका 298, 298। तो ये आ गया आपका 298। ठीक है, अब देखिए ये कितना के बराबर है, लॉग के बराबर है,
जब log k को आप सॉल्व करेंगे इतनी वैल्यू, ये माइनस माइनस कट जाएगा, अब आपको मिलेगा log, दिख रहा है ना भाई, log k बराबर आपको सॉल्व करने के बाद कितना मिल जाएगा, देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, मिलेगा 0.05073, ठीक है, लगभग में वैल्यू आएगी। अब ये log को उधर भेजेंगे k, चूंकि k साम्य स्थिरांक है तो k निकालना होगा, तो k बराबर हो जाएगा, ये log इधर आएगा तो अब ये हो जाएगा एंटी log, और एंटी log कितने का रहेगा 0.5073, और जब इस एंटी log की वैल्यू आप रखेंगे, ये वैल्यू आपको दी रहेगी एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसकी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी 3.2, k बराबर आ गया आपका 3.2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, या जितने भी ग्रुप हों आप उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या होगा कि और भी लोगों का भला हो सकेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कठिन है। अगर आपको बोर्ड पेपर में सबसे कठिन क्वेश्चन मिलता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों बता दें कि हमारे जो न्यूमेरिकल सेक्शन चालू है, उस न्यूमेरिकल सेक्शन में हम लगभग पहले ही पॉइंट से, मतलब कि 3.1 से जो आपका न्यूमेरिकल चालू है ना, वहीं से ही हम आपको वीडियो के माध्यम से सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं। आप अगर वीडियो नहीं पा रहे हैं तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिएगा, आपको सारी वीडियो लाइन टू लाइन मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह की आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।